हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं केमिकल साइंस से, तो स्पेशली मैंने ये जो कोर्स स्टार्ट किया था यूट्यूब पर एकदम फ्री है, जिसमें मैंने मतलब जो स्पेशली तौर पर ये सीएसआर नेट स्टूडेंट के लिए ही है जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं केमिकल साइंस से। चाहे तो जो एमएससी के स्टूडेंट है या बीएससी के स्टूडेंट है, अगर इसमें से कुछ टॉपिक उन्हें मिल रहे हैं तो वो भी इस चीज की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली है वो सीएसआर नेट स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से मैंने चीजों को लिखा हुआ है बहुत डीपली लिखा हुआ है। जैसे मेन ग्रुप की हम स्टडी करेंगे तो मतलब बहुत डीपली मैंने इसमें हर चीज को लिखा हुआ है कि मेन ग्रुप में हमें ग्रुप में किस किस चीज की स्टडी करनी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में, किस तरीके के क्वेश्चंस मेन ग्रुप केमिस्ट्री में बन जाते हैं। तो सबसे लास्ट लेक्चर जो हमारे हुए थे 8-9 लेक्चर की समथिंग हुए थे, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिसिटी एक क्या था, एक अलग टॉपिक था। उस टॉपिक को मैंने 8-9 लेक्चर में वो कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मुझे शॉर्ट लेक्चर बनाने थे, ज्यादा लॉन्ग लेंथी लेक्चर नहीं बनाने थे। 20 से 30 मिनट का लेक्चर था, तो वो हमारा 4 से 6 मार्क्स में आता था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद मेन ग्रुप केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 25 से 28 नंबर में पूछ ली जाती है। 24 से 28 नंबर में मेन ग्रुप केमिस्ट्री सीएसआर नेट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री होता है, अब जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री होता है तकरीबन अगर मैं बात करूं 25-30 लेक्चर में ये हमारी कंप्लीट होगी। 25 से 30 लेक्चर इसके हो सकते हैं। इसमें मैं पहले थियोरेटिकल पढ़ा हुआ, थियोरेटिकल के बाद इसके क्वेश्चंस के टाइप दूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब थ्योरी में पढ़ा होगा ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हिंट इसमें भी दे सकता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री क्या होती है। मेन ग्रुप केमिस्ट्री देखिए, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिसमें बोरोन फैमिली आती है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और जीनोन फैमिली आती है, उसको ही हम मेन ग्रुप फैमिली कहते हैं, मेन ग्रुप केमिस्ट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेन ग्रुप केमिस्ट्री कहते हैं। अब मेन ग्रुप केमिस्ट्री में बात करें, जिसमें यहाँ की बोरोन 13 फैमिली होती है, ग्रुप 13 की फैमिली बोरोन की फैमिली होती है, ग्रुप 14 की कार्बन की फैमिली होती है। आप कह सकते हो इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, 14 नंबर पे सिलिकॉन होता है, इसलिए कार्बन फैमिली कहा जाता है। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली होती है। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ आ जाता है। ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली होती है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन हैलोजन फैमिली होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है। फिर ग्रुप 18 में इनएक्टिव गैसेस होती है, जिसको हम इनएक्टिव गैसेस, नोबल गैसेस तथा ग्रुप 18 ग्रुप के एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इनका एक अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा। सबसे ऊपर एक हीलियम हमें देखने को मिलता है, हीलियम के बाद हमें नियोन मिलेगा, आर्गन मिलेगा, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडान, रेडान, एस्ट्रेडाइन हमें मिल जाता है देखने के लिए। जो नाइट्रोजन के साथ में आता है, शायद नाइट्रोजन के साथ में जो देखने को मिलता है वो हमें क्या मिलता है? जस्ट हाइड्रोजन हमें नियोन मिलता है देखने के लिए। हीलियम सबसे ऊपर फर्स्ट पी ब्लॉक का एलिमेंट हीलियम होता है। उसके बाद सेकंड पी ब्लॉक की अगर बात करें, सेकंड पी की नियोन आ जाता है, थर्ड में आर्गन आ जाता है, फोर्थ में क्रिप्टॉन आ जाता है, 5 में जीनोन आ जाता है, 6 में रेडान आ जाता है। तो ये तो जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p तक ये हमारे इस तरीके से क्लासिफिकेशन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हो जाती है। लेकिन हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली तथा जीनोन फैमिली होती है, या नोबल गैसेस जो होती है। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं, जो बोरॉन फैमिली के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट की सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पूरी बोरॉन फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। बस पी के नंबर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बी का जो एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1। बोरॉन अगर 5 है तो आप उसको कैसे काउंट करोगे? 1s2, 2s2, 2p1। तो 2p1 लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
2p1 को काउंट करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन 2p1 है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2p1, तो वही एल्युमिनियम में होगा, वही गैलियम बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, वही इंडियम में होगा, वही थैलियम में होगा। सब में क्या मिलेगा देखना, p1 भी देखने को मिलेगा, सिर्फ डिफरेंट इतना होगा, बोरॉन में 2p1 देखने को मिल जाएगा, एल्युमिनियम में 3p1 देखने को मिल जाएगा, गैलियम में 4p1 देखने को मिलेगा, इंडियम में 5p1 देखने को मिलेगा, लास्ट में 6p1 देखने को हमें मिल जाता है। जिस बेस पे हम बात करते हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट बोरॉन होता है, कि फर्स्ट पीरियड में तो हीलियम आ जाता है, फर्स्ट पी ब्लॉक में हीलियम आ जाता है, सेकंड पी में बोरॉन आ जाता है, एल्युमिनियम 3p में आता है, थर्ड ग्रुप में आ जाता है, एल्युमिनियम थर्ड में, गैलियम फोर्थ ग्रुप में आ जाता है, या कह सकते हैं 4p ग्रुप में आ जाता है। इसी प्रकार जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की भी सेम कंडीशन होती है, 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल की अगर बात करें 4 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2s2 और 2p2 को जब हम प्लस कर मतलब दोनों को एग्जाम कर लेते हैं 2p4 भी आ जाता है, 1s2 2p4 या 1s2 2s2 2p2 होता है। तो आउटर अगर बात करें p ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन में। लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p2, तो p2 होता है, तो जब कार्बन में p2 हो गए, सिलिकॉन में भी आपको p2 देखने को मिलेगा, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम में भी आपको वही मिलेगा, टिन में भी आपको देखने के लिए 2p मतलब p2 मिलेगा, जैसे 2p 3p 4p शुरू वाले नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम देखने को। नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 देखने को मिलेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल की बात करें 5 वैलेंसी भी हो जाती है। इसकी वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें 5 होगी, कार्बन के वैलेंसी सेल की बात करें तो 4 होगी, बोरॉन के वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 हो गए, बोरॉन के वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, लेकिन वो आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा है, जो आउटर मोस्ट जब से लास्ट वाली है p1 है, तो p1 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, p2 में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, p3। अगर नाइट्रोजन में p3 है, फास्फोरस में, आर्सेनिक में, एंटीमनी में, बिस्मुथ में, तीनों में आपको पांचों के पांचों में p3 देखने को मिलेगा। सिर्फ क्या कहते हैं उसको, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए, आप कह सकते हैं थर्ड पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। फिर उसके बाद 4p की बात करें, आर्सेनिक आ जाएगा, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मुथ, अलग अलग आ जाएंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें 2p4 होगा, 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन में अगर 2p4 है तो उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम सब में आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार फ्लोरीन की बात करें 1s2 2s2 2p5 है, तो सब में आपको 2p5 देखने को मिलेगा। 2p5 देख, NH2 NP5 ये मैंने लिख दिया ना, हैलोजन में NP5, NH2 NP5, n नंबर ऑफ p ब्लॉक का नंबर ऑफ p ब्लॉक, 2p भी हो सकता है, 3p भी, 4p भी, 5p भी, कुछ भी हो सकता है। s की बात करें, s भी नंबर ऑफ s है, जैसे मान लीजिए n नंबर ऑफ s, 1s 2s 3s 4s 5s etc। तो जीनेन की बात करें NH2 NP6, ये फुल फिट होते हैं, तो ये आपको 2p6 में NP6 में देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब एक तरीके से स्टेबल होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कमी से लेते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो पी मेन ग्रुप के एलिमेंट तो समझ में आ गए, मेन ग्रुप केमिस्ट्री के जो होगा कौन कौन से हो गए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, ज़ीनोन फैमिली। अब सबसे पहले हम बोरॉन फैमिली की स्टडी करेंगे, जो स्टडी करेंगे ना बोरॉन फैमिली की करेंगे, पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टडी ऑफ बोरॉन फैमिली की स्टडी जब हम करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ेगी, इस चीज को हम देख लेते हैं। बोरॉन फैमिली में हम ऑक्सीडेशन ऑफ बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, ठीक है ना, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करें इसकी रेडियस की बात करेंगे, आयनिक रेडियस क्या होती है और मेटालिक रेडियस किस तरीके से बिहेव करती है, कोवेलेंट रेडियस किस तरीके से होती है, बोरॉन फैमिली का कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, मेटालिक रेडियस का ऑर्डर क्या होता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। फिर उसके आयोनाइजेशन एनर्जी एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉइलिंग पॉइंट की। फिर फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ऑक्साइड को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है बोरॉन फैमिली में, इस चीज की स्टडी करेंगे। बोरॉन हैलाइड कंपाउंड की स्टडी करेंगे, बोरॉन हैलाइड कंपाउंड के बाद पाइप बॉन्डिंग ऑर्डर की स्टडी करेंगे बोरॉन फैमिली के।
लुईस एसिड तथा लुईस बेस की स्टडी करेंगे। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से जो एटम होते हैं लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कौन से लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अगर लुईस एसिड होते हैं तो उसमें सबसे अधिक लुईस एसिड किसका एसिडिक नेचर होता है, इसकी स्टडी करेंगे। बोरॉन फैमिली के बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। फिर उसके हार्ड लुईस एसिड, सॉफ्ट लुईस एसिड की बात करेंगे बोरॉन फैमिली के, मतलब एसिड की एसिडिटी की बात करेंगे, जिसमें सब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा लुईस एसिड। बैकबोन की स्टडी करेंगे, बॉन्ड लेंथ की स्टडी करेंगे बोरॉन फैमिली की। और उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग की स्टडी भी करेंगे कि बैक बॉन्डिंग किस तरीके से वर्क करती है बोरॉन फैमिली में। बोरॉन हैलाइड कंपाउंड हुआ, ये हुआ लुईस सेप कॉन्सेंट। बोरॉन हैलाइड रिएक्शन को पढ़ेंगे। फिर सेप रिएक्शन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड की स्टडी करेंगे। मेन ग्रुप पॉइंट हो गया, ये हुआ। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, बोरॉन फैमिली की थर्मल स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करना, उस चीज की स्टडी भी हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, मतलब कर लेंगे इसी लेक्चर में, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा इस चीज को मैं। थर्मल स्टेबिलिटी की स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है। थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से कुछ रिएक्शन होती है जो बोरॉन फैमिली होती है, जो अलग अलग कुछ रिएक्शन पॉसिबल होती है, कुछ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इन सब चीजों की हम स्टडी करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं बोरॉन फैमिली में। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो पढ़ लिया था। बोरॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बोरॉन 5 होगा, एल्युमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81। इस बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स होगा, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा एल्युमिनियम, ये फोर्थ पीरियड का गैलियम, 5 पीरियड का इंडियम, 6 पीरियड का थैलियम होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए 1s2 2s2 2p1। बोरॉन का एल्युमिनियम में भी आपको 3p1 देखने, गैलियम में 4p1 देखने को मिलेगा, इंडियम में 5p1 देखने को मिलेगा, थैलियम में आपको 6p1 देखने को मिल जाएगा। 4f14 5d10, 4f14 6p1, ठीक। या ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। अगर 4f14 नहीं लगाना है आपको, 6s2 6p1 लगा लीजिए। 4f14 5d10 6s2 6p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थैलियम का होता है। अब हम कुछ मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं जो मेन पॉइंट बोरॉन फैमिली में दिए गए हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी टू बोरॉन फैमिली। उसने कहा कि पहले हमें बोरॉन फैमिली की स्टडी करनी है। सबसे पहले बोरॉन फैमिली फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, बोरॉन हैलाइड कंपाउंड की स्टडी करेंगे, बोरॉन हाइड्राइड कंपाउंड की स्टडी करेंगे। बोरॉन हाइड्राइड में हायर बोरॉन हो गए और लोअर बोरॉन हो गए। एंड बोरॉन हाइड्राइड मेटलोबोरेन की स्टडी करेंगे, कार्बोबोरेन की स्टडी करेंगे, मेटलोबोराइट की स्टडी हम बोरॉन फैमिली में करेंगे। ये सब बोरॉन फैमिली की भी बात कर रहे हैं, अभी हम कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में आगे बात करेंगे। बोरॉन ऑक्सीजन कंपाउंड की स्टडी हम कर लेंगे। कंपाउंड ऑफ बोरॉन विद नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ बोरॉन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बोरॉन किस तरह के कंपाउंड बनाता है, इस चीज की स्टडी करेंगे हम। उसके डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह की स्टडी करेंगे। द हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम, द हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम, द हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम, एल्युमिनियम के साथ किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, गैलियम के साथ बोरॉन किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, इस चीज की स्टडी करेंगे। ये हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम और गैलियम की स्टडी हम बोरॉन फैमिली में करेंगे। ये बोरॉन फैमिली में एल्युमिनियम भी आता है, गैलियम भी आता है। ऑक्सो कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम की स्टडी करें, गैलियम कंपाउंड और इंडियम कंपाउंड एंड थैलियम कंपाउंड की हम स्टडी इन्हीं बोरॉन फैमिली में करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम बोरॉन फैमिली को स्टार्ट करते हैं। बोरॉन फैमिली, यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखी है, जिसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके सिंबल हो गए, ठीक है। बी का बोरॉन, एल एल्युमिनियम, जी है गैलियम, आई है इंडियम, थैलियम, इसको छोड़िए। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, बोरॉन 5, एल्युमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, हीलियम 2s2 2p1, 1s2 आप यहाँ पे क्या लिख दिया, उसने हीलियम लिख दिया, हीलियम 2s2 2p1, ठीक है। फिर एल्युमिनियम 13 की बात करें, नियोन
3s2 3p1। आर्गन की बात करें 3d10 4s2 4p1। इंडियम की बात करें क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। थेलियम की बात करें जीनोन 5d10 6s2 6p1। जीनोन 5d10 6s2 6p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन फैमिली की, जैसे L = 1 हम जानते हैं, L = जैसे P1 है लास्ट में, ये लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, तीनों की तीन, मतलब जो बोरॉन फैमिली के जो कंपोनेंट है, एटम है, एटम में कौन सा, बोरॉन फैमिली में कौन, p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से p ऑर्बिटल में दिखा देते हैं। अब इसका हम जब L की वैल्यू निकालते हैं, लेजर-10 वैल्यू या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकालते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एक होता है L = 1 आ जाता है। L की वैल्यू +1 है तो L = 1 है तो इसकी वैल्यू p आ जाती है। और ये अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी s = +1/2 होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, s = +1/2 होगी। जब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे काउंट करते थे हमें पता था, 2s+1 हम जब ग्राउंड स्टेट की स्टडी करी थी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तकरीबन 5वें या 4थे लेक्चर में इसको हमने पढ़ा हुआ है, 2-3 लेक्चर में पढ़ लिया होगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहां पे जाकर देख लेना। 2s+1 s की वैल्यू रखी है यहाँ पर 2 × 2 2 × 2 तो 4 + 1, 2 × 2 प्लस 3/2 इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी आपको। एक तो गैस की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है, 2 से 2 घट जाएगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, +1 2 देखने को मिलेगी, या 3/2 जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए मिलती है P1 की, या तो आपको दो मिल सकती है ऑप्शन में, या 3/2 दो वैल्यूज की हो सकती है। अब ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3/2 होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन ससेप्टिबिलिटी, स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, लेजर-10 वैल्यू आ गई। अब इसकी हमें जो J वैल्यू होती है, J वैल्यू को डिफाइन करना होता है। ग्राउंड स्टेट के लिए हमें पहले J वैल्यू निकालनी पड़ती है, J वैल्यू के बाद ही हमें ग्राउंड स्टेट मिल जाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना ग्राउंड स्टेट का, MLJ होता है। M की जगह हम 2s+1 रख देते हैं, L की वैल्यू है, L की वैल्यू आ जाएगी। J को काउंट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, J = L+S, J = L-S। J = L+S तब आता है जब मान लीजिए ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होता है, या हाफ फिल्ड होता है, लेस देन हाफ फिल्ड हो, ये हाफ फील्ड होगा, L+S का यूज किया जाता है। जब मोर देन हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है तो J = L-S का यूज किया जाता है। तो J = L+L = 1 होता है, +1/2 1/2 2 × 2, तो J की वैल्यू 1 देखने को तुम्हें मिल जाएगी, 2 दूनी 4, 2 × 2 3/2P1। कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा, उसने लिखा कंफ्यूजन है। चलो ग्राउंड स्टेट को मैं थोड़ा देख लूंगा। ग्राउंड स्टेट को निकालने के लिए किसी भी बोरॉन फैमिली की, एल्युमिनियम फैमिली की आप ग्राउंड स्टेट निकालते हो, जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बेस पर आप ग्राउंड स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। पहले लेजर-10 वैल्यू निकालोगे, फिर स्पिन क्वांटम नंबर, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, फिर J + L, J = L+S, J = L-S का फॉर्मूला लगाने के बाद ग्राउंड स्टेट निकाल लोगे। ग्राउंड स्टेट को पहले पीछे पढ़ लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन की बात करें, अब देखिए जो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम की जो होता है ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है,
क्योंकि बोरोन तब भी बनता है ना ट्राइहाइड्राइड की फॉर्म में बनता है। बोरोन के साथ बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है, एल्युमिनियम भी और गैलियम भी। कभी भी ये बोरोन जो होता है दो बॉन्ड एक बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे BH3 आपने देखा होगा, BH3 यूनिट मिलेगी, B2H6 यूनिट मिलेगी, या BCl3 मिलेगा, BF3 मिलेगा। कभी BF2 नहीं मिलता है, BF मिल जाता है कभी कभी बोरॉन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड मोस्टली देखने को मिलता है, BF देखने को कम मिलता है, लेकिन BF3 मिल जाता है देखने के लिए। BCl3, Bi3, BH3। तो ऑलवेज क्या होता है, ये तीन बॉन्ड बनाता है। एल्युमिनियम भी सेम कंडीशन यही होती है, एल्युमिनियम भी ऑलवेज एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड, एल्युमिनियम ट्राइहाइड्राइड, इस तरीके से कंपोनेंट बनाता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है। बोरोन एल्युमिनियम गैलियम शो द ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसने कहा जो बोरोन एल्युमिनियम गैलियम होता है ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। मान लीजिए एक कोई रिएक्शन दी जाती है जिसमें बोरोन एक हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो कंपोनेंट बनेगा ना BX नहीं बनेगा, BX3 बनेगा। क्या मिलेगा, बनेगा एल्युमिनियम X2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो फाइनली कंपोनेंट पूछ रहा है, तो LX3 बनेगा, LX2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा, LX3 बनेगा। रीजन डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये इसका रीजन क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करता है। क्या नहीं करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करता है। 39-23 और उसने कहा इंडियम और थैलियम जो होता है, जो इंडियम होता है तो थैलियम होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी दिखा सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी दिखा देता है। लेकिन इंडियम और थैलियम की बात करें, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, because thallium show the inert pair effect। उसमें थैलियम जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है, जो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करता है। जो थैलियम जो होता है मोस्टली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दिखा सकता है, +3 को भी दिखा सकता है, इंडियम +3 को भी, +1 को भी। इसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 से ज्यादा होती है। मान लीजिए इंडियम +3 में दिया गया और +1 में दिया गया, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में उन्होंने तुमसे पूछ लिया, तो इंडियम की +1 ऑक्सीडेशन जो होगी वो हायर होगी कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा ज़ीनोन थैलियम ज़ीनोन F14 5d10 6s2 6p1 6p1 लास्ट के एक जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसने कहा कि एटम होता है, एटम के बाद f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। p ऑर्बिटल सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, ये सबसे लास्ट में है। अब सबसे ज्यादा जो इसमें जो आपका अट्रैक्शन देखने को मिलता है s ऑर्बिटल तथा न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, p में इतना अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है p तथा न्यूक्लियस के बीच में। p का इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस होता है उसमें डिफ्यूजन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन ना होने की वजह से क्या होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करता है, इसलिए इसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हायर होती है देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। as so the attraction between electron and nucleus, as so the inert effect। s ऑर्बिटल दिखाता है, p ऑर्बिटल नहीं दिखाता है। ये f तथा d ऑर्बिटल, f जो d होता है डिफ्यूजन दिखाता है, मतलब रिपल्सन। इनमें दोनों में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, डिफ्यूजन होता है। therefore थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वही कहा ना कि जो इंडियम तथा थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो
बोरोन एल्युमिनियम गैलियम होगा, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ पर उसने दिया थेलियम I3, I3 यहाँ से रिमूव होने की फॉर्म में थेलियम पे +1 का चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आएगा। एक में प्लस थेलियम पे +3 दिखा दीजिए, नेगेटिव फॉर्म में निकाल दीजिए। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में पूछेगा तो थेलियम जिस पर लोअर चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली कि बोरॉन फैमिली की जो रेडियस होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब कह रहा है कि अब बोरॉन जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली की रेडियस के बारे में आप हमें बताइए। अब रेडियस की अगर हम बात करें, इसकी 3 टाइप की हमें रेडियस देखने को मिलती है। एक तो आयनिक रेडियस देखने को मिलती है, एक हमें मेटालिक रेडियस देखने को मिलती है, कोवेलेंट रेडियस देखने को मिल जाती है, जिनकी अलग अलग स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। आयनिक रेडियस की अगर बात करें, आयनिक रेडियस ऑफ बोरॉन, थेलियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, ये आयनिक रेडियस है। थेलियम की आयनिक रेडियस इंडियम से ज्यादा है, इंडियम की गैलियम से, गैलियम की एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम की बोरॉन से। मतलब जब अप टू डाउन जाने पे आयनिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नहीं डिक्रीज हो रही है भाई, इंक्रीज नहीं हो रही है। अप टू डाउन जाने पे आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो आयनिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थेलियम की आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर बोरॉन। बोरॉन की आयनिक रेडियस सबसे कम है, ये आयनिक रेडियस यहाँ पे लिखी हुई है, इसके 98, 94, 62, 53, 27। उसने कहा कि पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर नॉर्मली हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। जैसे बोरॉन की आयनिक रेडियस उससे कार्बन से ज्यादा, कार्बन की नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की नियोन से आयनिक रेडियस। लेकिन आयनिक रेडियस अब जब अप टू डाउन हो जाते हैं तब भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब डाउन टॉप जा रहा है तो जब डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बोरॉन की आयनिक रेडियस सबसे कम है, थेलियम की सबसे ज्यादा है। तो बोरॉन की सबसे कम होगी, थेलियम की सबसे ज्यादा होगी। मेटालिक रेडियस की अगर बात करें, मेटालिक रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस में आपको जो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको थेलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम, यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम पहले आएगा, गैलियम बाद में आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि मेटालिक रेडियस जो होगा एल्युमिनियम गैलियम से ज्यादा मेटालिक होता है। एल्युमिनियम जो होता है मेटल की बात करें, एल्युमिनियम गैलियम की कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मेटालिक होता है, इसलिए एल्युमिनियम की आयनिक रेडियस गैलियम से ज्यादा होती है। थेलियम की सबसे ज्यादा मेटालिक रेडियस होती है, फिर इंडियम की होती है, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर बोरॉन। बोरॉन नॉन मेटालिक कंपाउंड होता है, मेटालिक कंपाउंड में नहीं आता है, इसलिए हमने बोरॉन को यहाँ पे नहीं लिखा, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। बोरॉन नॉन मेटालिक कंपाउंड होता है, गैलियम आयनिक रेडियस लेस देन एल्युमिनियम बिकॉज इट इज आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। एल्युमिनियम क्या होता है, less than aluminum because it's are present in gaseous form। गैलियम की आयनिक रेडियस जो होती है, आयनिक रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं हम, मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आयनिक रेडियस की हम मेटालिक रेडियस कर देखिए, तो गैलियम की मेटालिक रेडियस होती है वो कम होती है कम एल्युमिनियम से। उसका रीजन यही होता है, एल्युमिनियम थोड़ा मोर मेटल होता है कंपेयर टू गैलियम, क्योंकि गैलियम मेटल की फॉर्म में तो होता है लेकिन वो गैसियस फॉर्म में होता है। गैलियम जो मेटल होता है गैसियस फॉर्म में मेटल होता है, इसलिए इसके मेटालिक रेडियस गैलियम की सबसे कम होती है। बोरॉन नॉन मेटल होता है, लास्ट में सब बोरॉन को भी आप दिखा सकते हैं क्योंकि बोरॉन तो मेटल है ही नहीं, नॉन मेटालिक कंपाउंड होता है। आयनिक रेडियस अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो रही है, बोरॉन की सबसे कम, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज हो रही है, थेलियम की सबसे ज्यादा, डाउन टू अप जाने पे डिक्रीज हो रही है। मेटालिक रेडियस वो सेम चीज है, सिर्फ एल्युमिनियम तथा गैलियम में आपको एक्सचेंज करना है, गैलियम को बाद में एल्युमिनियम को पहले रखना है। थेलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम मेटालिक रेडियस।
नहीं, कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बोरॉन फैमिली, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। थैलियम की कोवेलेंट रेडियस इंडियम से ज्यादा होती है, इंडियम की गैलियम से, गैलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है। गैलियम तथा एल्युमिनियम की दोनों के इक्वल हो जाती है, क्योंकि 125 125 देखने को हमें कोवेलेंट रेडियस देखने को मिल जाती है। थैलियम की 155 मिलेगी, इंडियम की 150, गैलियम और एल्युमिनियम की 125, बोरॉन की 180 देखने को मिल जाती है। आयनिक रेडियस एक चार्ट में आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, थैलियम की आयनिक रेडियस इंडियम से ज्यादा है, इंडियम की एल्युमिनियम तथा गैलियम से ज्यादा है। एल्युमिनियम गैलियम इज इक्वल टू इक्वल होता है। एल्युमिनियम गैलियम की जो कोवेलेंट रेडियस होती है बोरॉन से ज्यादा होती है। आयनिक रेडियस समझ में आ गया। अगर नॉर्मली बात करोगे आयनिक रेडियस को आप नॉर्मली कैसे निकालोगे, उसने कहा जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होता है आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। Therefore, three type of radius are present in four family. There are three type of radius are present in boron family. उसने कहा कि जैसे साइज इंक्रीज होना आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, और बोरॉन फैमिली में तीन टाइप के रेडियस हमें देखने को मिलती है, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस तो समझ में आ गया, साइज इंक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीज। उसी प्रकार हमने थैलियम की सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस दिखा दी। मेटालिक रेडियस मेटल के बेस पर डिफाइन की है, थैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम। कोवेलेंट रेडियस थैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम इक्वल होगी, बोरॉन सबसे लास्ट में। इसकी कोवेलेंट रेडियस इफ साइज इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो रही है। मेटालिक रेडियस भी तीन लोग एलिमेंट में ही कंडीशन हो रही है, लेकिन वो मेटल के ऊपर डिफाइन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन फैमिली की बात करें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन फैमिली।